Good morning to all my students. How are you all? I hope all my 8th class students are very fit and fine. I, your Sanskrit teacher Jaya, welcome you all in our video class of Sanskrit. तो बच्चों, आज का हमारा जो कक्षा है वो हमारी एक तरह से पुनरावृत्ति कक्षा है। पुनरावृत्ति कक्षा पहली पुनरावृत्ति कक्षा है। क्यों? क्योंकि आपके अभी थोड़े ही दिनों में आपके अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो इसीलिए अब हम अपना सारा सिलेबस एक बार रिवाइज करेंगे। तो सिलेबस रिवाइज करने से पहले या फिर सिलेबस रिवाइज करने के लिए सबसे पहले मैंने जो आपका पाठ चुना है वह है विशेषणानी। विशेषणानी शब्द पढ़ते ही आपको याद होगा, हमने ये पाठ जब पढ़ा था तब भी मैंने आपको इसके कुछ खास विशेषणों के अर्थ बताए थे और कुछ इसके विशेषण के जो अलग अलग रूप होते हैं वो रह गए थे। तो एक बार हम शुरुआत से विशेषणानी पढ़ेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण भाग जो पिछली कक्षा में रह गए थे वो मैं आज पूरी करूंगी। तो विशेषणानी पाठ में हम शुरू करते हैं। आइए चलते हैं। विशेषणानी बच्चों, विशेषण आप कभी भी किसी संज्ञा के लिए हिंदी में जैसे संज्ञा शब्द होते हैं उनकी जब विशेषताएं बताते हैं तो जो विशेषता बताने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। यह आपको बहुत अच्छे से पता है। अब विशेषता बताने के लिए जरूरी नहीं है अच्छा बुरा यही हो, आपके अच्छे बुरे तो विशेषण शब्द होते ही हैं, लेकिन जो शब्द जैसे किसी की अच्छाई या बुराई ना बता रहे हो लेकिन फिर भी वह किसके हक की है या वह किसकी है या वह कहाँ स्थित है या वह कहाँ जा रही है, उस जब किसी चीज को किसी चीज की विशेषता मतलब किसी चीज के लिए विशेष रूप से बताया जाता है तब वह विशेषण शब्द होते हैं। तो आइए पहले हम इस पाठ के शुरुआत की जो ये कथा है वह अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना पाठ शुरू करेंगे। कस्मिंश्चित् वने एकः शृगालः वसति स्म। किसी वन में एक गीदड़ रहता था। बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार बताया था, वैसे देखा जाए तो वस्ती जो है वो हमारा उसमें वस धातु और लट लकार का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम स्म वस्ती के साथ बोल रहे हैं। तो जब भी कभी किसी भी धातु रूप के साथ स्म शब्द जुड़ जाता है तो वह लंग लकार का सूचक बन जाता है, यानी कि भूतकाल का सूचक बन जाता है। एकस्मिन् दिने, एक दिन, बुभुक्षितः, भूखा वह, सह नगरम, नगर की ओर गया। नगरम प्रति बच्चों, अभी अभी हमने अपने पिछले पाठ में कारक उपद विभक्तियाँ करी थी, तो उसमें आपने आशा है पढ़ा था कि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रति नगर के साथ आया है, इसलिए नगरम, नगर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वह नगर की ओर गया। तम शृगालम दृष्टवा, उस शृगाल को देखकर। बच्चों, दृष्टवा दृष्टमा कत्वा प्रत्यय है। अभी आपने इस कक्षा में प्रत्यय नहीं करे हैं, पर आशा है मैं आपको कुछ प्रत्यय इसी पाठ में समझा पाऊंगी। दृश जमा कत्वा प्रत्यय, तो जब भी किसी धातु किसी शब्द के साथ कत्वा जुड़ता है तो वो उसके साथ दृष्टवा, पठित्वा ऐसे बन जाता है। ठीक है। क्रुद्धः क्रोधित, कुकुरः कुत्ते, तम उसके, अनुधावितवन्तः पीछे पीछे भागने लगे। ठीक है। धावितवन्तः में अनु उपसर्ग है और वन्तः प्रत्यय यानी कि कत्वतु प्रत्यय है। पीछा करने लगे, दौड़ने लगे, कुछ भी करने लगे के लिए हम कत्वतु का प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। पलायमानः भागते हुए, शृगालः
गीदड़ कस्यचित किसी रजकस्य रजक क्या होता है? धोबी। यहाँ पे धोबी रजक रजकस्य रजक शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी है। गृहं प्रविष्टः घर में, धोबी के घर में प्रवेश कर लिया। प्रविष्टः मतलब प्रवेश कर लिया। तत्र च और वहाँ नीली रस पूर्णे नीले रस से यानी कि नीले रंग से पूर्ण भांडे मतलब बर्तन में पतितः गिर गया। नील वर्णमयः नीले वर्ण का होकर शृगालः गीदड़ वनम प्रत्यागतः वन की ओर चला गया या फिर वन की ओर भाग गया। वने अन्ये पशवः वन में दूसरे पशु विचित्र वर्ण के मतलब अलग रूप के अलग रंग के गीदड़ को विशिष्ट मतलब विशेष पशु मतवा में मन जमा कत्वा प्रत्यय है। मन धातु है, कत्वा प्रत्यय है, तो मतवा का मतलब है मानकर। मैंने आपको बताया था ऊपर ही, कत्वा प्रत्यय जहाँ भी लगता है वहाँ मानकर, दौड़कर, भागकर, यह कर के लिए होता है। तो मानकर भित्तः जातः जो अन्य पशु थे वह डरने लगे। सह सर्वान् पशून् आहूय अवदत् उसने सारे पशुओं को बुलाकर बोला। आहूय में बुलाकर, आहूय मतलब बुलाकर बोला। अहम मैं अपरात मतलब दूसरे यानी कि अन्य लोग से, ऊपर के लोग से आगतः आया हूँ। भवताम तुम्हारी या आपकी रक्षार्थम रक्षा के लिए ब्रह्मणः ब्रह्मा ने प्रेषितः यानी कि मुझे भेजा है। वनराजः अहम मैं वन का राजा हूँ, मतलब मुझे वन का राजा बनाकर ब्रह्मा ने दूसरे लोक से आपकी रक्षा के लिए भेजा है। तो बच्चों आपको यह अनुच्छेद समझ आया, आशा है। यह सारा एक नीला सियार करके कथा है जिसका कुछ भाग है जो आपको मैंने अभी पढ़ाया। तो इस अनुच्छेद में आपने देखा होगा कुछ शब्द नीली स्याही से अंकित हैं। वह सभी शब्द आपके क्या हैं? वह सर्वनाम तो नहीं है, ना ही वह सब आपके संज्ञा शब्द हैं। तो वह क्या है? जी बिल्कुल, वह सभी विशेषण शब्द हैं। किसी भी चीज़ की कोई विशेषता बताने वाले शब्दों को हम संस्कृत में क्या हर भाषा में विशेषण कहते हैं। तो आइए आगे के पाठ में चलते हैं और समझते हैं कि इन शब्दों का हम संस्कृत में कैसे प्रयोग करते हैं। बच्चों आशा है आपको कथा बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने उसका अनुवाद अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। बच्चों कथा पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं विशेषण के कुछ रूप समझने के लिए जो हम अपनी पिछली कक्षा में नहीं समझ पाए थे। तो बच्चों पहला रूप है इस सूची का सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन से विशेषण होते हैं? जो वह विशेषण शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं या फिर संज्ञा की विशेषता की ओर संकेत करते हैं। जैसे अगर कहीं कोई बैग है और अगर मैं उसकी तरफ देख के बोल रही हूँ ये मेरा बैग है, तो अब बच्चों मेरा जो शब्द है वह सर्वनाम है और ये मेरा शब्द बैग की विशेषता बता रहा है कि वो जो बैग है वो किसका है, वह मेरा है। अगर मतलब मैं ये बोल देती वह किसका बैग है, तो वह किसका भी क्या होता है आपका सर्वनाम शब्द। यहाँ जैसे आप अपने उदाहरण में देख सकते हैं, सा छात्रा किम पठती, वह छात्रा क्या पढ़ रही है। तो बच्चों जब वह या फिर कोई या मेरा ऐसे सर्वनाम शब्द हमारे वाक्य में आते हैं तो वो हमारे सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम तो होते ही हैं लेकिन अगर उनके साथ कोई संज्ञा शब्द भी जुड़ा है तो वह सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हमारे सार्वनामिक विशेषण में चित और चन के प्रयोग के लिए। बच्चों आपने कई शब्दों में, संस्कृत शब्दों में देखा होगा जहाँ पे कस्मिंचित या कश्चन या कानिचित ऐसे लिखा होता है। तो बच्चों चित और चन का क्या प्रयोग होता है? चित और चन हमारे अव्यय होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अव्यय का प्रयोग, इन अव्ययों का प्रयोग जो होता है हमारी
अनिश्चितता मतलब किसी चीज़ की, मतलब जो एक्चुअल है कि वो क्लियर नहीं है। जैसे किसी गांव में या बेसिकली कोई इंसान, कोई व्यक्ति। तो बच्चों ये चन और चित जो है किसी भी वाक्य में निश्चितता का बताने के लिए, का चिन्ह देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण की। तो परिमाणवाचक विशेषण जो है, यह शब्द हमारे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या फिर उनमें जो हम नापतोल करते हैं, उनकी नापतोल की गणना को बताने के लिए परिमाणवाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आधा पानी या अल्पम दुग्धम मतलब कम दूध, या शत योजनम स्थानम मतलब 100 योजन का जगह। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं, उसे हम नाप सकते हैं। जो हम नाप सकते हैं, ये जिससे हमें ये पता चले कि किसी चीज़ को नापा जा रहा है, तब हम परिमाणवाचक विशेषणों का प्रयोग करते हैं। आगे है दिशाबोधक विशेषण। बच्चों ये तो अब आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ये दिशा का ज्ञान दे रहा है। सर्वनाम या संज्ञा शब्दों के साथ कौन सी दिशा की बात करी जा रही है, यह उसका प्रयोग बता रहा है। तो आपका दिशाबोधक विशेषण कौन सा हो गया? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की दिशा का बोध हो, उन्हें दिशाबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पूर्वस्याम दिशि यानी कि पूर्व दिशा की ओर, पूर्व की दिशा, पश्चिमायाम दिशि पश्चिम की दिशा। तो आप पूर्व पश्चिम ये सब दिशाओं से आप बहुत अच्छे से भली भांति अवगत होंगे। आपकी हिंदी में ये सारी दिशाओं का वर्णन पहले ही किया हुआ है। अब आज की कक्षा में हम जो आखिरी विशेषण का रूप पढ़ेंगे वह है कालबोधक विशेषण। ये कालबोधक विशेषण क्या है? जो हमें काल का बोध कराए। जो संज्ञा या सर्वनाम का समय बताने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, वह कालबोधक विशेषण शब्द होते हैं। जैसे प्राचीन काल में, या नवीन नए युग में, वर्तमान या फिर आज के समय में। तो ये शब्द हैं, आज के या नए युग में, प्राचीन पुराने समय में, तो यह सारे शब्द हमारे कालबोधक विशेषण हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही। आप आज की कक्षा को एक बार घर में स्व अध्ययन करके देखें, क्या आपको ये सब समझ आया या नहीं। आगे का पाठ हम अगली कक्षा में दोबारा पुनः याद करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।